जय हिंद आप सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट हुआ था क्लास में, उसका आज सेट नंबर जो है ना जेड होगा। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ए और एक्स वाई तीनों करवा चुके हैं और तीनों का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीछे का 3 सेट जो है ना तीनों देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा सेट किया गया है, इसलिए आप सभी लोग देख लीजिएगा। और ये जो है ना सेट नंबर जेड है। अभी हाल ही में जो है ना क्लास में टेस्ट करवाया गया था और सर के द्वारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया गया है। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है ना सही कर पा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। और पहले जो है ना क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और क्लास को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कर रहा है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि हाँ सोचिएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर ना हम कर पा रहे थे और कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि गंगा, डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर किन जातियों के जो है ना उदाहरण है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन जो है ना, कह रहा है गंगा, डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर किन जातियों के उदाहरण है, बताइए क्या होगा। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संकटग्रस्त जातियाँ। क्या है? संकटग्रस्त जातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा है क्रोना। क्रोना जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बताइए। क्रोना जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन का है। किसका है? स्वीडन का। नेक्स्ट आइए। करा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत मध्यम अंगुली संकेत करेगी। किसको संकेत करेगी? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करेगी। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत मध्यम अंगुली के संकेत करेगी, तो प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी, बताइए। रानी जो दुर्गावती थी कहाँ की शासका थी। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गडकटंगा का था। किसका था? गडकटंगा का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है गारो, खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है। किसका है, बताइए। गारो, खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है, किसका है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का है। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा इसका जो है ना 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घटेगा। अगर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, तो घटेगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, बताइए। गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो इसका क्या होगा, इसका कौन था? असमक था। कौन था? असमक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। असमक की राजधानी कहाँ था? पुटली था। मत्स्य का राजधानी बोलेगा तो विराटनगर, और सूरसेन की राजधानी बोलेगा तो मथुरा, और गंधार का बोलेगा तो तहसीला। तो इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंट होता है महाजनपद का जो टॉपिक होता है ना, बिहार दरोगा से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। इसलिए महाजनपद का टॉपिक आप लोग जब भी मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा और इसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा और हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मंजूषा चित्रकला का संबंध जो है ना किस राज्य से, बताइए। मंजूषा चित्रकला का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार से। किससे? बिहार से। नेक्स्ट है नोआ मुंडी। कह रहा है कि नोआ मुंडी लॉ एस क्षेत्र जो है ना किस राज्य में, बताइए। नोआ मुंडी लॉ एस के क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन है, बताइए। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम है। क्या है? श्रम। चलिए नेक्स्ट आइए। करें कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था, बताइए। कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, बताइए। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। तो जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, बाध्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा समाज समता संघ कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन था ना कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा
समाज समता संघ का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1927 ईस्वी में जो है ना स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है, बताइए। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल में लाल क्षारक में पीला, अम्ल में लाल क्षारक में पीला। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, बताइए। अस्थाई की बात किया है ना, अस्थाई की बात किया है तो इसका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 होता अस्थाई और 5 होता अस्थाई होता है, ठीक है। 5 होता अस्थाई और 10 जो होता है ना अस्थाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। इसमें जो है ना कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, बताइए। असत कथन जो है ना कौन सा है, देखिए। बिहार का राजकीय पशु बोलेगा तो गौर है, बिल्कुल क्या है, सही है। बिहार का राजकीय पशु का बात करें तो गौर है, बिल्कुल सही है। और झारखंड का बात करें तो हाथी, बिल्कुल सही है। और उड़ीसा का जो है ना, उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का क्या है, तो सांबर हिरन, बिल्कुल सही है। और राजस्थान का बात करें तो राजस्थान का राजकीय पशु जो है ना काला हिरन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाए, ऊँट हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पशु बोलेगा तो ऊँट, और क्या है, ऊँट और ना सिपिंग चिंकारा है, क्या है, चिंकारा। चिंकारा एक जानवर होता है, वो ये चिंकारा, ठीक है, याद रखिएगा, चिंकारा है। तो राजस्थान का राजकीय पशु बोलेगा तो ऊँट और चिंकारा है। अगर काला हिरन का बात करें कि काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है, तो याद रखिएगा कि पंजाब और क्या है, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश का है। किसका है, पंजाब और आंध्र प्रदेश का है राजकीय पशु। तो बिहार का बोलेगा तो गौर, झारखंड का बोलेगा तो हाथी, उड़ीसा का बोलेगा तो सांबर हिरन, और राजस्थान का बोलेगा तो ऊँट और चिंकारा। और ये काला हिरन किस राज्य का है, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आई, इसका गलत जो था ना, गलत था डी, याद रखिए। इसमें असत कथन पूछा था ना, इसमें डी होगा। चलिए क्वेश्चन 17 पे कर रहा है, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस की बूंद की सिंचाई होती आ रही है, बताइए। कह रहा है कि ना कि किस राज्य में जो है 200 वर्षों में बांस की बूंद की सिंचाई होती आ रही है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्या होगा, मेघालय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रांकुर और मूलांकुर जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। प्रांकुर और मूलांकुर जो है किससे संबंधित है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीज से। किससे, बीज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, बताइए। कह रहा है किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, बताइए क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। क्या होगा, हड़प्पा से। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम करवाया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है किस शैली में बना हुआ है, तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में जो है ना कैलाश मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुँचा था, बताइए। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुँचा था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। क्या होगा, हेक्टर होगा। क्या होगा, हेक्टर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 1639 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ के एक किलाबंद कोठी बनवाई। कह रहा है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ का एक किलाबंद कोठी बनवाई, बताइए क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, 22 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगिरी के राजा से। क्या है, चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चौल का युद्ध कब हुआ था, बताइए। चौल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो चौल का जो युद्ध हुआ था 1508 में हुआ था। कब हुआ था, 1508 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि 15वीं और 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड, मसालों का द्वीप जिसे कहते हैं, कहाँ अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि 15वीं और 16वीं जो है ना सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड, मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित है, बताइए क्या होगा। मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु भेष त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था, बताइए। कह रहा है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था, बताइए। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्जुन देव। क्या होगा, अर्जुन देव, ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जो है ना
जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? बताइए। कह रहा है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान। क्या होगा? अमृतसर विजय अभियान। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? बताइए किस अधिनियम के जरिए? बताइए। कह रहा है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, 1858 की समारी घोषणा ने। क्या है? 1858 की समारी घोषणा ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? बताइए पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई थी? बताइए। कह रहा है किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई थी? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाउड कमीशन। क्या होगा? फ्लाउड कमीशन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? बताइए सरकारी साख सुझाव जो है ना किसने दिया था? बताइए क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, फ्रेडरिक निकल्सन दिया था। कौन दिया था? फ्रेडरिक निकल्सन ने दिया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? बताइए क्या था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, आगरा था। क्या था? आगरा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक जो है ना सहायता की? बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? बताइए क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ग्वालियर के सिंधिया। क्या होगा? ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट आइए। कर रहा है विचार कीजिए। यहाँ पे करना है विचार करने के लिए बोल रहा है, मतलब जो है ना उपयुक्त में से कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन सा क्रम जो है ना, कौन सा आंदोलन या तो धर्म सम्मेलन कब हुआ था उसके अनुसार बोल रहा है व्यवस्थित करने के लिए। देखिए आत्मीय सभा का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? इसमें स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। ये हुआ था 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। और देवबंद आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था? ये शुरुआत हुआ था, देवबंद आंदोलन शुरुआत हुआ था 1866 में शुरुआत हुआ। कब हुआ था? 1866 में शुरुआत हुआ था। और नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना कब हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था 1897 में, रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। अब मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 3 2 4। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन जो है ना, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? बताइए युवा बंगाल आंदोलन जो है के नेता कौन थे? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेबियन डिरेजियो। क्या है? हेनरी बेबियन डिरेजियो। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति वाइज स्कॉट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बताइए वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति वाइज स्कॉट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, श्री राम वाजपेयी। क्या है? श्री राम वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1925 में पारित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? बताइए खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफ़ी था। तो खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या था? तो किस फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में क्या हुआ था? कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में क्या हुआ था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु जो है ना चुना गया था? बताइए नीचे दिए हुए कूट को सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए। बताइए कौन कौन था? फिर से देखिए क्वेश्चन को देखिए। कह रहा अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग से हेतु चुना गया था? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, 2 और 4 होगा। क्या होगा? NC केलकर और क्या है? IB सेन। ठीक है। ये नेक्स्ट आइए।
कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषित की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागपुर अधिवेशन। क्या होगा, नागपुर अधिवेशन। याद रखिए कब हुआ था, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और गया अधिवेशन कब हुआ था, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और लखनऊ अधिवेशन बोलेगा तो जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ, 1916 में। और कलकत्ता अधिवेशन दो तीन बार हुआ था। तो आप सभी लोग जो है ना याद रखिएगा कौन कौन अधिवेशन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे करा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो है ना किसको दी गई थी, बताइए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, गवर्नर जनरल को। क्या होगा, गवर्नर जनरल को। चलिए नेक्स्ट है कि कह रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की स्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए कह रहा है इसमें मिलान करना है। देखिए इसमें जो है ना कुछ इनमें त्रुटि है, ठीक है ना। इसमें क्या है, देखिए इसमें है व्यक्ति दिया हुआ है और भारत के संविधान की बनाने की भूमिका दिया हुआ है। मतलब किनका भूमिका था, देखिए अगर पूछेगा कि प्रारूपण समिति के जो है ना सदस्य कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रारूपण समिति के सदस्य बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोलेगा प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो जो है ना ये कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर ही थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर ही थे। और संविधान सभा के अगर उपाध्यक्ष पूछेगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है ना एस सी मुखर्जी थे। कौन थे, एस सी मुखर्जी। तो इसका जो है ना प्रारूपण समिति या प्रारूपण के समिति के सदस्य और अध्यक्ष ये जो है ना भीमराव अम्बेडकर ही होगा। इसमें जो है ना कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आप लोग मिला दिए हैं। आप लोग आंसर जो है नोट कर लीजिएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी पीडीएफ में आंसर देखिएगा तो उसमें सर जो है ना स्टार दिए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। चल आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन राष्ट्रध्वज संबंधी तथा समिति के जो है ना अध्यक्ष थे, बताइए। कह रहा है अधोलिखित में कौन राष्ट्रध्वज संबंधी तथा समिति के अध्यक्ष थे। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया, बताइए। कह रहा है निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर। आइए कह रहा है कि भारत की सनातनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत की सनातनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, बताइए। क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से है। किसे, कनाडा से है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि भारत की सनातनात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, तो कनाडा से। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत लक्षण है, क्या है, बताइए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 होगा। क्या हो, 1 2 3। इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप से सरकार है, बिल्कुल सही है। और इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, बिल्कुल क्या है, सही था। 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा, 4 नहीं होगा। चलिए आगे आइए कह रहा है इसमें जो कह रहा है सही उत्तर का चयन करने बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 है। कितने हैं, 3 है। चलिए नेक्स्ट आइए कौन कौन है, तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कर रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, किससे, बताइए। 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से। तो कह रहा है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का जो है ना अर्थ क्या है, बताइए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। क्या है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसको, बताइए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसको करती है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। क्या है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को।
इसमें जो है ना आंसर ए होगा, लेकिन पीडीएफ में आप देखिएगा तो इसका आंसर जो है ना पीडीएफ में आंसर इसका जो है ना सी दिया है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 33 अनुसूची निम्न में से की क्या जो है अनुबंधित है, बताइए। कह रहा है नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 33 अनुसूची निम्न में से क्या उपबंधित है। देखिए पहला इसमें हो जाएगा ना, पहला क्या होगा तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, और दूसरा क्या है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और नहीं देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये नहीं है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल सही है। ठीक है, 1, 2 और क्या है 4 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी निकाय से है। इसमें कुल कितने विषय के ऊपर कानून शहरी स्थानीय निकाय जो है ना बना सकता है, बताइए क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 18। कितना 18 बना सकता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन 55 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना सुमेलित है। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित है। देखिए बीमा जो कर रहा है ना, बीमा किस सूची का विषय, संघ सूची जो है ना, ये क्या है ना, ये आप इसको कहीं कहीं आप देखिएगा संघ सूची में भी है और समवर्ती सूची में, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना बीमा क्या है तो समवर्ती सूची का विषय किसका है, समवर्ती, आप याद रखिएगा समवर्ती का है। ठीक है ना, समवर्ती का है। बहुत लोग बोलेंगे संघ में भी आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा बीमा जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण बोलेगा तो जो है ना समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कर बोलेगा तो जो है ना राष्ट्र सूची का विषय बिल्कुल क्या है, सही है। और निगम कर बोलेगा तो निगम कर क्या है तो निगम कर बोलेगा किस सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें सारा देखिएगा ना एक प्रकार का सभी उत्तर क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है ना कभी कभी कहीं देखिएगा संघ सूची में और कहीं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है सभी सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, बताइए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, बताइए। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती राष्ट्रीय आय आकलन की पत्ती नहीं है, बताइए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती राष्ट्रीय आय आकलन की पत्ती नहीं है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स पत्ती नहीं है, लेकिन व्यय पत्ती है, उत्पाद पत्ती है, आय पत्ती है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, बताइए। मूल्यह्रास जो है ना किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो मूल्यह्रास किसके बराबर होता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पे मांगी जाने वाली राशि को जो है ना क्या कहते हैं। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौशन मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौशन मनी। नेक्स्ट है द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, बताइए। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। इसका जो है ना ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। क्या होगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार ना करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, क्या है, बताइए। कौन सा मुद्रा कहलाती है। कह रहा है वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार ना करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, बताइए क्या कहलाता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है द्विधातु मान आज विश्व में क्या है। द्विधातु मान आज विश्व में क्या है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी प्रचलन में नहीं है। क्या है, कहीं भी प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति क्या है, घट जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बैंक दर के बढ़ने से क्या होता है। बैंक दर के बढ़ने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साख का संकुचन होता है। क्या होता है, साख का संकुचन होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका जो है ना का विभाजन उत्तरदायी है, बताइए। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री। क्या होगा? समसूत्री। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए। कह रहा है कशेरुकी क्या है? कशेरुकी के विरसन टेस्टेज में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, बताइए। कह रहा है कशेरुकी के विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मियोसिस द्वारा। क्या है? केवल मियोसिस द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 68 है। कह रहा है कि सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, बताइए। सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनी की त्वचा के डर्मिस में। तो सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस ऊतक के तलवे खुर और सींग के बने होते हैं, बताइए। किस ऊतक के तलवे जो है ना खुर और सींग के बने होते हैं, बताइए क्या होगा? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट है नाभि रज्जु। नाभि रज्जु है क्या है, बताइए। नाभि रज्जु क्या है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकिया है। कौन है? फ्रैंकिया। नेक्स्ट है एलर्जेंस क्या होते हैं, बताइए। एलर्जेंस क्या होते हैं? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंक्रामक होते हैं और IgE के स्रवण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है कह रहा है हींग प्राप्त की जाती है किससे? हींग प्राप्त की जाती है किससे, बताइए। तो तने के स्राव से होता है। किससे होता है? तने के स्राव से जो है ना हींग की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है किससे, बताइए। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। क्या होगा? बिना पके फल के लेटेक्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि ताड़पिन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे, बताइए। ताड़पिन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ से। किससे होगा? चीड़ से। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए। कह रहा है फूलगोभी के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्करम खाया था। कौन खाया था? पुष्करम। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और आर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच जो है ना योजक कड़ी है, बताइए। आर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप और पक्षी का है। किसका है? सरीसृप और पक्षी का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है किससे? फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीटों द्वारा। नेक्स्ट है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है, बताइए। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पे है क्या है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मच्छर है। कौन है? मच्छर। मच्छर क्या है? तो मांसाहारी है। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है, बताइए किस में बदलता है? पेप्सिन बदल देता है किस में बदलता है? 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो कह रहा है पेप्सिन बदल देता है किस में? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होता है, बताइए। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च में क्या होता है? सहायक होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है, बताइए। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व भाग में। क्या है? पार्श्व भाग में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, बताइए। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत किया है। कौन किया? भारत। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है, बताइए। 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गौरव। तो कह रहा है हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? तो गौरव नाम दिया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मासोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोगिल्पस और
पेट्रोलिगोपुस को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, बताइए। तो 88 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट आइए, कह है कि राजीव गाबा या गोबा के स्थान पे भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बनाया गया, बताइए। राजीव गाबा के स्थान पे भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, बताइए। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमारी अथापत्तु। ऐसे कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच जो है ना, किसे बनाया गया है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश को। तो कह रहा है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को बनाया गया है। नेक्स्ट है वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है, बताइए। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो है ना, किस राज्य में किया जाएगा? पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? कह रहा है बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार प्रभारी। क्या है? प्रसार प्रभारी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है, बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, USA, अमेरिका जीता। कौन जीता? अमेरिका। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है? किसने स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 71वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 71वें स्थान पे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस जो है ना, कब मनाया जाता है, बताइए। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त को। क्या कब मनाते हैं? 13 अगस्त को। तो कह रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को जो है ना, विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता, बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 पदक जीता। कितने पदक जीता? 6। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये सेट नंबर Z था। सेट नंबर Z कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो भी सेट और करवाएंगे और बाकी जो करवाया गया है वो सभी जो है ना आपको इस चैनल पे जो है ना सभी सेट जो है करवा देंगे आपको। तो पीछे का सेट, अभी का सेट सारा जो है ना अपडेट करके आप जो है ना रिवीजन करते रहिए। सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा। इसका तो प्लेलिस्ट नहीं है, 4 ही क्लास इसका करवाए हैं, तो आप लोग चारों क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा सेट किया गया था। तो ये जो था ना 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगले क्लास में जो भी सेट करवाएंगे और बाकी जो भी आपका ज्ञान बिंदु का और सिलेक्शन गुरु का और जो भी किरण का और स्पार्क का जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है कंटिन्यू बेसिस पे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो है ना और लोग को जोड़िए, जल्दी से जल्दी जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF जो है ना आप टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।